नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सियासत में शब्दों की तलखी आज फिर सुर्खियों में है, जहां एक बयान ने चुनावी तापमान को और बढ़ा दिया है। चुनावी रण अपने निर्णायक मोड़ पर है। बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले तैयारियां पूरी हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है। उधर पश्चिम बंगाल में प्रचार के बीच कानूनी और राजनीतिक टकराव ने नई बहस छेड़ दी है। तो ये सारी खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। और आज पहलगाम हमले की पहली बरसी, एक साल बाद भी वो दर्द और सवाल और वो संकल्प, इस पर आज न्यूज नाइट में होगी खास चर्चा। वहीं पश्चिम एशिया के तनाव के बीच भारत की एक अहम कूटनीतिक कामयाबी की चर्चा भी होगी। इस खबर को भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस। 24 घंटे में मांगा जवाब। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का तंज, कहा कांग्रेस जितना पीएम मोदी पर साधेगी निशाना, उतना ही खिलेगा कमल। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गुरुवार को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर दिए खास निर्देश। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का तूफानी प्रचार। चुनाव के बीच ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अदालत ने आईपैक मामले में ईडी की जांच में दखल पर जताई नाराजगी। पहलगाम हमले की बरसी आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित शीर्ष नेताओं ने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी नहीं होंगे कामयाब। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की कूटनीतिक सफलता। भारत का तेल टैंकर देश गरिमा हॉर्मुज पार कर सुरक्षित पहुंचा स्वदेश। जहाज पर 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल है लदा। और सीज फायर के विस्तार के बीच हॉर्मुज में ईरानी एक्शन से हाहाकार। ईरान ने 3 जहाजों को बनाया निशाना, 2 पर कब्जे का दावा। इजराइल का है एक जहाज, ईरान अडिग, कहा हॉर्मुज खुलेगा तभी होगी बातचीत। तो पहलगाम हमले की बरसी है आज, और पहलगाम की वादियों में गूंजती गोलियों की वो आवाज आज भी देश के जेहन में ताजा है। एक साल पहले नफरत ने मासूम जिंदगियों को निशाना बनाया, लेकिन उसी धरती ने अब फिर से मुस्कुराना सीख लिया है। दहशत के साए से लेकर साहस की मिसाल तक यह कहानी है नए भारत की, जो जवाब देना भी जानता है और जख्म भरना भी। नया भारत जो घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से लेकर वादियों से लौटती रौनक तक, पहलगाम आज सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि हौसले का नाम बन चुका है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, एक साल बाद आतंक के खिलाफ भारत की दृढ़ता और बदलाव की पूरी कहानी। 22 अप्रैल 2025 की वो दोपहर, जिसे ना पहलगाम भूला है ना देश। जब बैसरन घाटी की वादियों में लोग मना रहे थे खुशियां, अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठी घाटी। जब धर्मपूछ नफरत ने दबाया ट्रिगर, 26 बेगुनाह लोगों की ले ली जान। दहशतगर्दों की कायराना करतूत ने पूरे देश को दिया झकझोर। भारत ने सिर्फ शोक नहीं मनाया, बल्कि 15 दिन बाद 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया करारा जवाब। ब्रह्मोस की गरज से सीमा पार फैली दहशत, धधक उठा था आसमान, कांपे थे दुश्मन के पांव। हिंदुस्तान ने दिखाया था अपना असली दांव। देश के दुश्मनों को उसकी ही भाषा में दिया समझाए।
हर जान की कीमत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया बताए। 1 साल बीत चुका है, लेकिन दर्द आज भी है ताजा। वो चीज हमारे मन से नहीं निकल रही है और ना ही कभी निकलेगी, क्योंकि वो पूर्ति हम कभी कर नहीं सकते। मैं तो बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊंगी। मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जो किया है, उससे हमारा दुख थोड़ा तो हल्का हुआ है। ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ हम 26 परिवार नहीं अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। 1 साल बाद पहलगाम फिर से है गुलजार। हर मुस्कान, हर कदम, हर सेल्फियों की क्लिक आतंक के मुंह पर है करारा जवाब। जख्म भरने में लगता है वक्त, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या आतंकियों के मंसूबों पर है करारा जवाब। सुरक्षा के इंतजाम हर जगह हमें देखने को मिले, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क, ऊपर पहाड़, हर एक पॉइंट पर हर जगह हमें आर्मी मिली है। हम यहाँ आए हैं तो हमें बहुत सेफ फील हो रहा है, और मैं डेफिनेटली कहूँगी कि टूरिस्ट को, इंडिया के सभी टूरिस्ट को यहाँ आके खुद देखना चाहिए कि कश्मीर कितना सेफ है। अगर उनकी ये सोच है कि हमें तोड़ सके इन इंसिडेंट्स से, तो वो गलत है। सबको ये रिक्वेस्ट है कि इतनी खूबसूरत जगह को विजिट करें, एक्सप्लोर करें। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि देश के वीर सपूत हर मोर्चे पर हैं मुस्तैद। सरहदों पर निगहबानी इतनी चौकस कि दहशतगर्दों की हर साजिश है नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सीमा पार आतंकियों को दिलाती है याद कि ये नया भारत है जो अब चुप नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी नहीं होंगे कामयाब। बरसी पर बैसरन वादी कह रही है, जो आए थे डर फैलाने, उन्हें मिल चुका है जवाब। पहलगाम के हमले का 1 साल पूरा हो चुका है और हम देख सकते हैं कि पहलगाम में जो रिवायती माहौल था वो वापस आ चुका है। यहाँ पे जो नॉर्मल सी है वो वापस रिवाइव हो चुकी है। कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं कि पहलगाम में जो माहौल है, जो टूरिज़्म है, वो रिवाइव हो रहा है। पहलगाम से अनीस जरगर, डीडी न्यूज़ के लिए। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए भयानक आतंकवादी हमले की याद में यूरोपियन यूनियन और उसके 27 सदस्य देशों ने हमले में मारे गए बेगुनाह पीड़ितों की याद में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। सोशल मीडिया पोस्ट में यूरोपियन यूनियन ने लिखा कि हम आतंकवाद के सभी रूपों की पूरी तरह से निंदा करते हैं, जिसे कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। तो किस तरह से ये जो पहलगाम का हमला हुआ वो एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ कि सुरक्षा रणनीति में बदलाव की जाए, और सुरक्षा रणनीति में क्या कुछ बदलाव किया जाए जो किया गया, और जो टेरर का जो मॉड्यूल था अभी तक उसको कैसे नैब किया गया। क्या कुछ सुरक्षा की रणनीति भारत की तरफ से बदली गई, सुरक्षा एजेंसियों ने क्या कुछ तैयारियां की, और पिछले 1 वर्षों में क्या कुछ बदला अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो आतंकी हमला हुआ वो दरअसल उसके बाद से एक बदलाव की पूरी बयार आई, और उसने एक आमूलचूल परिवर्तन किया आतंकी हमलों को रोकने के लिए। पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसमें 26 निर्दोषों की मौत हुई। देश भर में आक्रोश का माहौल हुआ, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए, लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। इस हमले ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सोच और रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। यह समझ में आया कि यहां पर अब रणनीति को बदलने की जरूरत है। 22 से 24 अप्रैल तक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, हाई अलर्ट घोषित किया गया, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी रहा, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित बैठकें हों, रणनीति से जुड़ी हुई हों, या फिर दिल्ली में वो जो बैठकें हो रही थी। 29 से 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार की निर्णायक समीक्षा इसमें पूरी हो गई। सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया।
उसके बाद सुरक्षा रणनीति में जो बदलाव हुआ उसकी बात अगर हम करें तो सुरक्षा रणनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ का काम हुआ इस पहलगाम हमले ने, और यह समझ में आया कि यहां पर पूरा एक आमूल-चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा लागू हुआ, एक पूरा इंटीग्रेटेड ढांचा भी था ये और बहुस्तरीय था, कई लेयर्स थे इसमें। आतंकी नेटवर्क ध्वस्त हुआ, सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिली, ये इसके परिणाम रहे, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं देखने को अगर मिला तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, प्रयास बहुत सारे हुए, लेकिन उसको नैब किया सुरक्षा एजेंसीज ने, उसको ध्वस्त कर दिया। अब ये क्या रहा, टेरेन डोमिनेंस की रणनीति अपनाई सुरक्षा बलों ने। ऊंचाई वाले और घने जंगलों वाले क्षेत्रों पर फोकस किया गया और खासतौर पर पीर पंजाल का जो रेंज है उस पर विशेष फोकस किया गया, जो कि ऊंचाई पर भी रहे, और जो घने जंगलों वाला रेंज है उस पर डोमिनेंस किया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने उस पर अपना आधिपत्य एक तरह से साबित किया, उस पर वो डोमिनेंट रहे। 3000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर 43 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए। इस दौरान 43 बेसेस स्थापित किए गए, अस्थायी थे, समय के साथ चेंज भी हो रहे थे, लेकिन वहां से जिसको कहते हैं कि पूर्णता अपने डिग इन हो गए हमारी फोर्सेस जो थी वो इन जगहों पर। सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स जैसी इकाइयों का महत्वपूर्ण पहाड़ी इलाकों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो इस पूरे एरिया में जो डोमिनेंस था वो फोर्सेस का साफ तौर पर दिखने लगा। सड़क आधारित सुरक्षा से हटकर भूभाग आधारित नियंत्रण की रणनीति अपनाई गई। यह बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इससे पहले सड़कों को टैब किया जाता था, अब उस पूरे एरिया पर डोमिनेंस भी की गई और उस आधारित रणनीति जो आतंकवादी क्रॉस करते थे जगहों को, वो अब सिर्फ सड़क से नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो उसको सैनिटाइज करने की कोशिश की गई। इससे घुसपैठ के रास्ते जो है वो बाधित हुए, क्योंकि घुसपैठ का रास्ता सिर्फ सड़क से ही नहीं हुआ करता था। तो इसको भी एक पहचान के तौर पर उसको देखा गया और उस पर कार्रवाई की गई। तकनीक और ह्यूमन फायरवॉल क्या रहा? ह्यूमन फायरवॉल, पर्यटन से जुड़े 50,000 से अधिक लोगों का आधार लिंक्ड डेटाबेस तैयार किया गया। इसमें पोनी वाले, इसमें जो गाइड्स थे, इसमें जो दूसरे पर्यटन से जुड़े हुए लोग थे, 50,000 ऐसे लोग था, उनका डेटाबेस तैयार किया गया और क्यूआर कोड आधारित पहचान इस डेटाबेस में शामिल रही। तो यानी कि एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई इतने सारे लोगों की कि वो आखिर कौन है और कैसे काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर उनकी अगर मदद भी ली जानी है तो कैसे ली जानी है। उन्नत निगरानी प्रणाली लागू की गई। ट्रांजिट पॉइंट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन और ड्रोन आधारित निगरानी, यह बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रांजिट पॉइंट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे के आधार पर, उसकी पहचान के आधार पर, और ड्रोन से निगरानी चालू की गई। तो जो तकनीक थी जिसको कहना चाहिए आधुनिक तकनीक, उसका प्रयोग हुआ। सुरक्षा को गैर आक्रामक रखते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा देने पर जोर हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सुरक्षा बलों का अगर सुरक्षा ज्यादा जोर शोर से की गई तो उसमें जो पर्यटक थे उनको बाधा ना आने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। यानी कि जो ह्यूमन एंगल था वो भी उसमें साफ तौर पर जुड़ा रहा। खुफिया आधारित सटीक ऑपरेशन 2025 में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के आतंकियों को ढेर किया गया। इन तीनों आतंकियों को 93 दिनों का एक ऑपरेशन चलाया गया और उसमें उनको ढूंढकर, उनको घेर कर उनको मारा गया। इसमें मानव खुफिया और ड्रोन तकनीक का समन्वित उपयोग हुआ। यह बेहद जिसको कहते हैं कि सघनता से और बहुत सटीक तरीके से चलाया गया ऑपरेशन था। और इसमें जो खुफिया, जो मानव खुफिया, जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और उसके साथ ही साथ ड्रोन तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी किया गया और उसका जो आपस में कोऑर्डिनेशन था वो भी साफ तौर पर देखने को मिला। अब जो प्रमुख सफलताएं रही, ये जो रणनीति बदली उसके बाद से किस तरह क्या सफलताएं रही। हरियाणा में डॉक्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और 350 किलो विस्फोटक की बरामदगी हुई। तो जो मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं हुआ कि प्रयास नहीं हुए, प्रयास बहुत सारे हुए, लेकिन उसमें से बहुत सारे प्रयासों को, उन सबको दरअसल सुरक्षा बलों ने नेस्त नाबूद किया। किश्तवाड़ डोडा क्षेत्र में सक्रिय सैफुल्लाह समूह का सफाया कर दिया गया। तो यह एक बेहद महत्वपूर्ण सफलता रही इस बदले हुए ऑपरेशन की रणनीति के साथ में। लश्कर तैयबा के अंतर्राष्ट्रीय भर्ती नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की गई। लगातार इस पर कार्रवाई अभी भी जारी है और इस पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिससे वो पूरा नेटवर्क जो था उसको ध्वस्त करने में मदद मिली। अब रणनीति इंटेल फर्स्ट मॉडल पर आधारित है, इंटेलिजेंस फर्स्ट, और वो भी ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस है। जैसा कि हमने बताया
बताया कि 50,000 डेटा और वो भी QR कोड के साथ तैयार किए गए हैं, तो इंटेलिजेंस जो है वो सटीक तरीके से मिल पाती है। तो इससे पहले से जानकारी जुटाकर सटीक कार्रवाई की जाती है, आम नागरिकों को न्यूनतम नुकसान हो, और ह्यूमन एंगल जो है वो भी उसका विशेष ख्याल रखा जाता है इस बदली हुई रणनीति में। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान को नई दिशा मिली है, इससे एक नई, जिस तरह से पिछला 1 वर्ष में जो बदलाव आया है, एक नई दिशा मिली है। तो ये एक, जिसको कहना चाहिए कि सुरक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव रहा है, और इस बदलाव के परिणाम जो है वो हमने आपको दिखाया कि क्या प्रमुख सफलताएं रही, उस बदलाव के परिणाम भी साफ तौर पर दिखने लग गए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इस बदलाव के साथ ही साथ हम अब आज के विशेष पर भी, इसी पर आज हमारा विशेष भी आधारित है। पहलगाम हमले की पहली बरसी, आतंक के खिलाफ अडिग भारत। तो ये जो बदलाव हुआ है, दरअसल ये किस तरह से आतंक के खिलाफ अडिग भारत रहा है, जो उसकी दृढ़ता रही है वो सामने आई है। पहलगाम हमले की पहली बरसी, आतंक के खिलाफ अडिग भारत, ये आज का हमारा विशेष है। और इस पर हम चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि फॉर्मर DG पुलिस है, बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, रिटायर्ड फॉर्मर DG इन्फेंट्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव। तो जनरल यादव, बहुत स्वागत है आपका। और अगर हम शुरुआत करना चाहें डॉक्टर विक्रम सिंह आपके साथ, तो 1 साल में, अगर जैसा कि अभी हमने बताने की कोशिश की अपने दर्शकों को कि एक साल में जो ये जमीनी स्तर पर जो पुलिसिंग में बदलाव आया, किस तरह से आप देखते हैं कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया, ये जो बदलती हुई आधुनिक तकनीक है उसका सहारा लिया गया, किस तरह से ये बदलाव, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? क्या इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन अब ज्यादा प्रभावी हुए हैं? कैसे परिभाषित करेंगे इसको? जी नमस्कार, जनरल यादव सर को मेरा जय हिंद। एक आमूलचूल और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है पुलिसिंग में और इस तरीके की गतिविधियों में। इंटेलिजेंस बेस्ड और हाईएस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 वर्षों में जो क्रांति आई है सूचना संकलन में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में और एकीकृत कमांड और कंट्रोल में, कि किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। आपने प्रारंभिक संबोधन में बहुत अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि ये पहलगाम में जो टेररिस्ट आए थे, इनके हथियार अगर आप देखते हैं, इनके पास AK-47 थी और M4 कार्बाइन्स थी। इसके अलावा इनके पास सैटेलाइट फोन्स थे। अब अगर इतनी टेक्नोलॉजी चरमपंथियों के पास थी, तो जाहिर है कि भारत के पास इससे एक जनरेशन आगे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। आपने इसको कहा कि 50,000 ऐसे जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, उनका पूरा बायोडेटा, आधार लिंक्ड जो है इंफॉर्मेशन, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो वहां पर हो रहा है जहां पर संवेदनशीलता है। और ऑपरेशन महादेव के दौरान इन सब चीजों का न केवल परीक्षण हुआ, अनुपालन हुआ और उसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। आपने चिन्हित कर लिया कि जो रेडियो सिग्नल्स गए थे उनको आपने मॉनिटर किया, और जहां आपने ये भी मॉनिटर कर लिया कि रेडियो सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। और ये जो आपकी कामयाबी है, ये आपकी टेक्नोलॉजी को एक सलाम, क्योंकि ये आपने एकीकृत करके दिखाया। इसके अलावा जो आपने फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्टिव पुलिसिंग को आप ले आए, AI का आपने इस्तेमाल किया, और AI का यहां तक कि अगर जो भी संदिग्ध गतिविधियां अगर 500 हुई हैं 800 क्षेत्रों में, उनका संकलन करके एक पैटर्न बना करके, जिससे कि दुश्मन दोबारा कभी कामयाब ना हो सके, आप हम और पूरा राष्ट्र उस स्थिति में आ गया है। और इसका परिणाम आपने कहा कि हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो उनका कुंसित प्रयास था, वो चारों खाने चित कर दिए आपने। इसी तरीके से आपने देखा होगा श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरे देश में स्लीपर सेल, ISI एजेंट्स और पाकिस्तान प्रायोजित जो चरमपंथी थे, वो धरपकड़ ऐसी होती रही कि जहां देखिए कश्मीर ही नहीं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह इनके स्लीपर सेल का आपने अनावरण किया और दे दिया। देश में सुरक्षा का वातावरण पूरा चाक चौबंद हो गया। और टेक्नोलॉजी को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे सिपाहियों को सलाम कि उन्होंने जिस तरीके से ये काम करके दिखाया, वो अपने में एक मिसाल है, कीर्तिमान है। जी जनरल यादव, जब हम टेरेन डोमिनेंस की बात करते हैं, ऊंचाई वाले और जो सघन जंगल हैं उन पर जिस तरह से पकड़ बनाई गई, क्या आपको लगता है कि ये आतंकियों को नैब करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए या उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कई जगहों पर वो ये एक बड़ी रणनीति साबित हुई, ये एक जो बदली हुई रणनीति उसका एक अहम हिस्सा रही है? हाँ, ये एक रणनीति जो है, जैसा आपने पहले बताया अपने व्याख्यान में, ये एक नई तो नहीं है,
एरिया डोमिनेंस हमेशा आर्मी और राष्ट्रीय राइफल की जो फौज है, सीआरपीएफ है और पुलिस जो दस्ते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें इस टेरेन को अगर एनालाइज करें, ये इलाका बहुत ही ज्यादा दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं। जैसे आपने बताया 3000 से 9000 फीट की हाइट है, 9000 फीट के ऊपर हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, जहाँ पे चलने फिरने में भी आपको तकलीफ होती है। जी बिल्कुल। पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ है और इन इलाकों में जो भी टेररिस्ट हुए उनकी एक टैक्टिक्स होती है, अपना जो भी टेरर एक्शन करते हैं, उसके बाद ये पहाड़ के ऊंचे इलाकों में जाके अपने इनके हाइट्स होते हैं, गुफाएं होती हैं और वहां पे जाके छुप जाते हैं। अगर ये कोई भी व्यक्ति ऊंचे पहाड़ पर बैठा है और अगर कोई भी फौज की टुकड़ी उस इलाके में जाती है तो उसकी सर्विलेंस बड़ी आसानी से की जा सकती है और जब वो नजदीक आते हैं तो उनको वो दाहिने बाएं हो सकते हैं। दूसरी बात यह है, इन इलाकों के अंदर रोड्स और ट्रैक्स बहुत कम है। आमतौर पर जब भी फौज ऊपर जाती है, इनको छोटी छोटी पगडंडियों के द्वारा ही ऊपर जाना होता है और ये पगडंडियां बहुत कम है जिसको बड़ी आसानी से इनके ऊपर सर्विलेंस की जा सकती है। तो ऐसे के अंदर जो एरिया डोमिनेंस है, ये बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन इस काम को सॉल्व करने के लिए, जैसे डीजी साहब ने बताया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उसके अंदर उनके पास जो सेटकॉम थे, उनकी मॉनिटरिंग करी गई कि कहाँ पे ये खुल रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन मालूम की जा सके। साथ के साथ जिनसे वो बात कर रहे हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है। इस तरह से आप ग्रिड एक एस्टेब्लिश करते हैं कि किस इलाके के अंदर ये टेररिस्ट हो सकते हैं। और इस ऑपरेशन महादेव के आखिरी जो हिस्सा था, जिसके अंदर हमारे पैराट्रूपर्स ने अंदर बहुत अच्छा काम किया और तीनों जो टेररिस्ट थे उनको खत्म कर दिया। ये सुबह से लेके शाम तक 9 घंटे की चढ़ाई इन्होंने चढ़ी थी। उसके बाद इस इलाके के अंदर पहुंचे थे जहां पे कि टेररिस्ट का लोकेशन थी। तो ये जो ऑपरेशन है बहुत ही डिफिकल्ट है। एरिया डोमिनेंस के लिए अंदर काफी ट्रूप्स चाहिए होती है और काफी आपके पास कम्युनिकेशन, एक तो नेटवर्क सेंट्रिसिटी, या कि जितनी भी आर्मी की और सीआरपीएफ की जितनी भी फौजें हैं वहां पर काम कर रही हैं, उनको एक ग्रिड पे होना चाहिए। उनके आपस के अंदर कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उनके आपस में इंटेलिजेंस की जो अदला बदली है इन रियल टाइम के अंदर वो होनी चाहिए। और साथ ही साथ उनके पास जो वेपन और इक्विपमेंट है, नाइट विजन डिवाइसेस है और बाकी जो भी मॉडर्न आर्मामेंट है वो भी होनी चाहिए, जिनकी जो क्वालिटी है और जिनकी जो पकड़ है वो टेररिस्ट के पास जो हथियार एम्युनिशन है उससे अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के चेंजेस फौज के अंदर लाए गए हैं और फौज के पास पहले भी बड़े अच्छी तरीके से इनके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंट्रिसिटी थी। और हमारे पास एक जॉइंट ऑपरेशन सेल रहता है जिसके अंदर सभी जो फौज की टुकड़ियां हैं, पुलिस की है, वो आपस में तालमेल करती हैं, इंटीग्रेट करके पूरे ऑपरेशन को करती हैं। और इस इंटीग्रेशन की जो ग्रिड है बना के और जिस प्रकार से महादेव के अंदर किया गया उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। और कितनी अच्छी तरीके से एक समन्वय है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर, सब एज ए टीम इन्होंने काम किया है और इस ऑपरेशन में सफलता प्राप्त करी है। जी निश्चित तौर पर। डॉक्टर विक्रम सिंह, अगर पहलगाम जैसे हमले के जब लूप होल्स की बात करते हैं तो जो लूप होल्स सामने आए उनको, उस गैप्स को फिल करने के लिए आपको लगता है कि ठीक ठाक तैयारी की जा रही है, या ये कहें खासतौर पर पर्यटक स्थलों पर? एक बात और जो मेरे जहन में सवाल आता है कि लोकल सपोर्ट को कम कैसे किया जाए? लोकल सपोर्ट चाहे वो डर से हो, लालच से हो, भावनात्मक समर्पण हो, किसी भी वजह से हो, कैसे इसको कम किया जाए? निखिल जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और इसका प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना आवश्यक होगा। जी, कालांतर में किरण रिजिजू जी ने कहा था संसद में कि कुछ हमारी तरफ से छोटी मोटी त्रुटियां थी और उनको मैं इन्यूमरेट करना चाहूंगा जिससे कि दोबारा भगवान न करे वो रिपीट हो सके। पहली चीज ये थी, अनधिकृत तरीके से पर्यटकों को वहां ले जाया गया बिना पूर्व अनुमति के, उन लोगों को दिया गया और हमारे जो टूर ऑपरेटर्स थे उनके द्वारा गोपनीय सूचनाएं, ये ऐसा बताया जाता है कि उनको गोपनीय नहीं रखा गया और वो चरमपंथियों तक पहुंच गई। इसी तरीके से उनके जो 15 सपोर्टर्स थे, उनका जो सपोर्ट सिस्टम था, मैं बहुत प्रसन्न होता, संतुष्ट होता अगर उनके बारे में हमारी और गहरी जानकारी होती। ये अब इतनी बात कहने के बाद ये हो सकता है कि शायद इतने वर्षों की शांति के बाद हम लोग भी थोड़ा जो हम लोग कर सकते थे उससे थोड़ा कम किया, लेकिन अब हम लोगों ने अपनी नसीहतें ले ली हैं। और जो आपने सबसे पहले का सपोर्ट सिस्टम,
सपोर्ट सिस्टम में ऑपरेशन महादेव के बाद निखिल जी आपको ये जान करके सब संतुष्ट होंगे, खुशी होगी कि सपोर्ट सिस्टम की कवर तोड़ दी गई है और यूएपीए के अंदर एनआईए ने बड़ी प्रभावी कार्रवाई की है और ऐसी कार्रवाई की है जो कि एक ऐतिहासिक रही होगी। उस क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई देखी नहीं थी। मैं अपनी बात को यहाँ पर इसलिए यही कह दूंगा क्योंकि उसकी कुछ लोगों ने आलोचना तक की थी, लेकिन आलोचना का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कार्रवाई अगर होनी है राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध तो कार्रवाई ऐतिहासिक ही होगी और अगर लोग समझते हैं कि उसमें कोई उदार दृष्टिकोण होना चाहिए था तो मेरा इसका घोर मतभेद है। उसमें किसी प्रकार की कोई उदारता प्रदर्शित करने का कोई औचित्य नहीं था। कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी है और मैं एनआईए को, जेएनके पुलिस को उसमें साधुवाद दूंगा। हाँ, ये जरूर था कि एक नेताजी, अब मैं ना भी ले, महबूबा मुफ्ती ने कहा उनको बुला करके 24 घंटे तक बिना खाना पानी के, भोजन के और पानी के उनको रखा गया। हो सकता है कि न मिला, लेकिन ये संभव नहीं कि उनके मानवाधिकार का हनन हो। और अगर थोड़ी बहुत अगर उनको कष्ट हुआ हो, उससे चौगुना कष्ट हमारे सुरक्षा बलों को रहा, हमारे बहादुर जवानों को रहा। आपने स्वयं कहा था कि आपने 43 बेसेस बनाए थे टेरेन डोमिनेंस के लिए, क्या हमारे कर्मचारी वहां पर जाकर के तरमाल उड़ा रहे थे? नहीं। जनरल रामेश्वर सिंह साहब आपको बताएंगे कि वहां पर रोज एक तरीके से अग्नि परीक्षा हमारे जवानों की, हमारे फौजियों की होती है। और यहाँ पर अगर कुछ देर का किसी को, आरोपियों को अगर खाना पानी ना मिले तो जो बैकअप सपोर्ट सिस्टम है, यही नहीं कि शहरी देते हैं, एक वर्ग है राजनेताओं का जो कि इनको कवर फायर देते हैं। और मुझे घोर आपत्ति है ऐसे राजनेताओं को जो हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के उद्देश्य से इस प्रकार की आलोचना करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, हर तरीके की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, इसलिए जो आरोप लगाए वो सब निराधार पाए गए, बेबुनियाद पाए गए। जी जी। जनरल यादव, अगर मैं चाहूँगी थोड़ा संक्षेप में बताएं कि एक साल बाद अगर हम देखें, कह सकते हैं क्या कि कश्मीर में जो काउंटर टेरर सिस्टम जो हमने डेवलप किया है, जो टेरर ग्रिड जो सिस्टम डेवलप किया है, क्या वो और ज़्यादा मजबूत आप मान रहे हैं उसको? कुछ चुनौतियाँ भी आप देखते हैं कि आगे, यानी अगर मैं कहूँ कि कितना हम आए हैं, कितना हमको और आना है अभी? देखिए, सिस्टम तो और भी अच्छा हुआ है और आप ये देखेंगे शुरू से, जब से 1999 से ये इंसर्जेंसी शुरू हुई है, उसके बाद हर जो भी एपिसोड हुआ है, उस एपिसोड के बाद कुछ ना कुछ हमको लेसन्स मिले हैं और हमको ये हमने एनालाइज किया है कि हमारी कहाँ पर कमी रह गई है, उन कमियों को दूर किया गया है। और उस वक्त से लेके अभी तक आज की तारीख में हमारा जो ग्रिड वहां पर है, जिस प्रकार का आपस में हमारा समन्वय है, वो बहुत अच्छा है। और इसका रिजल्ट आप देखिए पिछले एक साल के अंदर वारदातें जरूर हुई हैं, लेकिन वारदातों का जो स्केल है वो बड़ा कम रहा है और काफी इंटेलिजेंस अभी हमको मिलती आ रही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो नीतियां रही है जेएनके के अंदर, जैसे 370 की जो धारा है उसको हटाया गया है, उसके बाद से एनवायरमेंट के अंदर एक जो डेवलपमेंट देखा गया है, एक प्रकार से जन सेवा की ये भावना हर जगह दिखाई पड़ी है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे सिविलियन पॉपुलेशन, जिनको काफी ज्यादा गुमराह किया गया था, वो धीरे धीरे अपनी रियलिटी को रियलाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ काफी अच्छा इंटेलिजेंस हमको इस वक्त मिल रहा है। और जब भी हमको एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है, अगर कोई आतंकवादी कार्रवाई होने की आशंका है, उसको हम पहले से ही उसको नस्ताबूद कर सकते हैं। ऐसी हमारी स्टेट है आज की तारीख में। और मेरे को पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से हम सहारा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी हमारी सहायता करती है इंटेलिजेंस के लिए, वो उसमें हमारी जो कार्यशैली है उसमें और भी ज्यादा उन्नति होगी। और वो दिन दूर नहीं जबकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे जो राजनीतिक जो हमारे इनिशिएटिव है, हमारे मिलिट्री के जो ग्रिड्स हैं, हमारे बाकी सुरक्षा कर्मी हैं, उन सबका जो कारगुजारी है, उन सबको देखते हुए इस इलाके से इंसर्जेंसी है धीरे धीरे खत्म हो जाए। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और एक वर्ष में हमने बहुत बड़ा बदलाव जो हमारी सुरक्षा रणनीति में उसको लेकर के आए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और जनरल रामेश्वर यादव, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा थी ये, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे फिसली जुबान या पुराना प्रयोग। देखिए ब्रेक के बाद। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है?
अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कहा जाता है कि शब्द जो है वो ब्रह्म है, शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सियासत में शब्द सिर्फ बोल नहीं होते, बल्कि अगर ये किसी तरह का असर छोड़ते हैं तो विवाद को भी जन्म देते हैं। चुनाव की दहलीज पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने राजनीतिक तापमान को अचानक उबाल पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी अब सियासी मर्यादा और चुनावी आचार संहिता दोनों के केंद्र में आकर खड़ी हुई है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मल्लिकार्जुन खड़गे से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर विवादित बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। सियासत में भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाले इस बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने कहा कि यह बयान सिर्फ आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। पार्टी ने खड़गे से माफी की मांग के अलावा चुनाव आयोग से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जितना पीएम मोदी पर निशाना साधेगी, कमल उतना ही खिलेगा। राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। आइए सुनते हैं उनका बयान। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. I never said that he is a terrorist. I said he and his government are terrorizing using these institutions. कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान पर बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। मतलब साफ है,
कि प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष को भारी पड़ रही है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आपत्तिजनक तौर पर निजी टिप्पणियां की, कांग्रेस को चुनाव में नुकसान ही उठाना पड़ा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार कांग्रेस के बड़े नेता इस गलती को दोहराते क्यों हैं। इस बार मामला तो और गंभीर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है यह मुद्दा चुनावों तक और गरमाया रहेगा। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये थी बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, जहरीले बोल की और चुनाव आयोग के नोटिस की। और अब बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। और लोकतंत्र का महापर्व अपने निर्णायक पड़ाव पर है, जहां हर वोट भविष्य की दिशा तय करता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरजमी पर अब वादों की गूंज थम चुकी है और जनता के फैसले की घड़ी आ पहुंची है। चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी बटन पर टेप, गोंद या अन्य सामग्री न लगी हो। साफ है कि चुनाव आयोग वोटिंग को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि मतदान केंद्रों की ओर बढ़ते कदम सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति आस्था का उत्सव है। आइए देखते हैं कैसे तैयार है देश का चुनावी तंत्र और किस तरह जनता लिखने जा रही है अपने कल की कहानी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए फैसले की घड़ी आ चुकी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार को जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी, जिससे पहले पोलिंग दल अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 16 जिलों में मतदान होगा, जिसमें 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2450 कंपनियां तैनात की गई हैं, यानी करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी चुनाव के लिए तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 8000 से अधिक मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए हैं। चुनाव में 2193 क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए। इस बार अभियान का मुख्य प्रतीक डॉल्फिन रखा गया। ये मतदाताओं में मतदान के प्रति प्रेरित करने वाला चर्चा का केंद्र बन गया है। अभियान के तहत संदेश दिया जा रहा है कि जैसे डॉल्फिन अपने समूह के साथ मिलकर रहती है, वैसे ही हर नागरिक को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। वोटिंग के दौरान हम अक्सर भावनात्मक उतार चढ़ाव देखते हैं। हर मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन अंत में लोकतंत्र एक सरल और स्वच्छ व्यवस्था प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बुद्धिमत्ता और भावनात्मक जागरूकता, जो बहुत जरूरी है। इसके लिए हम जनता तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद बात तमिलनाडु की, जहां विधानसभा चुनाव में नई सरकार के लिए जनता अपना फैसला सुनाएगी। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर गुरुवार को मतदान होगा। इस बार 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता वोट करेंगे। विधानसभा चुनाव में 14.59 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए राज्य में 75,064 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 1,06,418 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। 5,949 बूथ संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं, जबकि 249 मॉडल, 325 पिंक और 71 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकतंत्र में चुनावों को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सियासी वादों का समय अब खत्म हो चुका है और बारी है जनता के सबसे बड़े फैसले की। वो फैसला जो आने वाले 5 सालों के लिए सरकार का फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके बाद अब बात करेंगे कि तैयारी पूरी हो चुकी है, जनता की बारी है, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तैयारी पूरी, अब जनता की बारी। देखिए ब्रेक के बाद। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
So easy. अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सियासत के रण में चुनावी शोर अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में एक और प्रचार का ताप बढ़ रहा है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। भाजपा ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। ममता बनर्जी से लेकर अमित शाह तक अपने प्रचार को और धार दे रहे हैं और उनका हर बयान अब नई बहस को जन्म दे रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि जनता किसे चुनेगी और किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपैक मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है, उससे भी राजनीतिक पारा चरम पर हो गया है। कोर्ट ने यह तक कह दिया कि जांच के बीच ये हस्तक्षेप करके मुख्यमंत्री लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपैक रेड के दौरान दखल देने के मामले में ममता बनर्जी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप करता है तो इसे सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। कोर्ट की यह टिप्पणी ममता सरकार द्वारा ईडी की याचिका पर सवाल उठाने के बाद आई। सीजेआई ने आगे कहा कि एक मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है और ऐसी दखलंदाजी से बचना जरूरी है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की दलील को खारिज कर दिया है और इसे एक गंभीर संवैधानिक मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। ये तस्वीर मेरे हाथ में है, ये आपको याद दिलाएगी किस तरह से ममता बनर्जी जो आज पर्याय बन गई है जंगल राज का, इनको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी। थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी जी में बाकी है तो इन्हें तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्य में कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में दीदी को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। भाजपा अध्यक्ष नीति नवीन ने कहा कि टीएमसी के गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल की जनता चुनाव लड़ रही है। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। टीएमसी के गुंडागर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ और टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पूरी तरह से जनता सड़कों पे है, तो जीत उसकी भी दिख रही है। इस दौरान टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की आलोचना करते अब राज्य पुलिस से भी नाराज दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बंगाल पुलिस को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अब राज्य की पुलिस उन्हें नहीं पहचान रही है। दिल्ली से सारी फोर्स यहाँ लाई गई है और हमारे राज्य की पुलिस भी उनके साथ हो गई है। अब वे मुझे नहीं पहचानते, वे बीजेपी को पहचानते हैं। क्या आप भूल गए हैं कि आपको कल इसी बंगाल की जमीन पर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पश्चिम बंगाल में कई जनसभाओं को संबोधित किया। नादिया में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने टीएमसी को घेरने का प्रयास किया, जबकि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है।
चुनाव मैदान में सभी पार्टियां जीत के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किसे ताज पहनाएगी, इसका पता 4 मई को ही पता चलेगा। कोलकाता से सौरव दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गुस्से में आधी आबादी। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। और जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जब अधिकारों की आवाज पूरी शिद्दत से उठती है तो वो सिर्फ नारा नहीं, एक आंदोलन बन जाती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सवाल पर अब देश की सड़कों से लेकर विश्वविद्यालयों तक गूंज रही है एक ही पुकार। सियासत के केंद्र में खड़ा ये मुद्दा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की नई लड़ाई में बदल चुका है। देखिए ये रिपोर्ट, जहां आक्रोश, आकांक्षा और अधिकार की आवाज एक साथ बुलंद हो रही है। नारी के अधिकार में, ईयू की छात्रा मैदान में, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर और दिल्ली की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई प्रदेशों से लगातार आ रही हैं। महिला सशक्तिकरण की डगर अब सियासी दंगल में तब्दील हो चुकी है। विपक्ष के रवैये की वजह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल पारित ना होने पर बीजेपी ने विपक्षी खेमे के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं महिलाएं भी अब अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जम्मू में विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। ये तस्वीरें गवाह हैं उस गुस्से की जो देश की महिलाओं के भीतर सुलग रहा है। दिल्ली से लेकर पटना और मुंबई से लेकर जयपुर तक महिलाएं विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं ने प्रदर्शन कर विपक्ष के खिलाफ नाराजगी जताई। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इस बिल के गिरने से इस यूनिवर्सिटी की लाखों छात्राओं का ही नहीं, देश की करोड़ों महिलाओं का जो ग्राउंड लेवल से उठ के राजनीति करने के सपने देखती हैं, उनका सपना आज अपोजिशन के सांसदों ने तोड़ा है। आज के हर फील्ड में आज की नारी आगे है, लेकिन जब संसद में बैठने की बारी आती है तो उन्हें धोखा जाता है। वो डरते, विपक्ष की महिलाएं अगर आ जाएंगी संसद में तो वो महिलाएं बराबरी कहीं ना कहीं करेंगी पुरुषों का, इसलिए वो डरते हैं इस चीज से। अगर ऑपोजिशन इसको ऐसे दबाती चली जाएगी और नेग्लेक्ट करती जाएगी तो जो 33% जो रिजर्वेशन है उसका क्या होगा, और वो वुमेन्स का क्या होगा जिनको आगे जाना है इस चीज के बेसिस पे। कुल मिला के देश भर में आक्रोश है और इसी कड़ी में जो डीयू की छात्राएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और विपक्ष के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं।
नारी शक्ति का सैलाब सिर्फ एक मार्च नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ हुंकार है जो महिलाओं के अधिकार के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और भारत सरकार की अटल पेंशन योजना ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा नए लोग इस योजना से जुड़े हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक नामांकन है। ये योजना खासतौर पर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। इसके साथ ही सदस्य की मृत्यु के बाद जीवन साथी को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 18 साल से 40 साल के बीच के लोग नामांकन कराकर ले सकते हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं के प्रयासों से योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे भारत पहुंचा टैंकर देश गरिमा। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारतीय ध्वज वाला टैंकर देश गरिमा 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर स्वदेश पहुंच गया है। 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जोखिम वाले समुद्री मार्ग को सफलतापूर्वक पार करने के बाद यह जहाज मुंबई तट के करीब पहुंच गया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इस जहाज के आगमन के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और घरेलू ईंधन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पल पल बदलते हालात जहां दुनिया भर के देशों की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह जल डबरू मध्य क्षेत्र भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत कूटनीति का गवाह भी बन रहा है। 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारतीय ऑयल टैंकर देश गरिमा अब सुरक्षित भारत की सीमा में पहुंच गया है। इस खेप के पहुंचने से भारत में ईंधन की संभावित कमी की आशंका अब काफी हद तक खत्म हो गई है। No incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours, and our seafarers are safe in Persian Gulf region. The Indian flagged crude oil tanker, that is Desh Garima, which crossed safely on 18th of March, is likely to reach Mumbai today evening, and it is carrying 31 Indian seafarers. पश्चिम एशिया के संकट ने दुनिया भर के देशों में आर्थिक चोट पहुंचाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में युद्ध जैसे हालातों ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पैदा किए हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। मार्च से अब तक यह 10वां भारतीय जहाज है जिसने सफलतापूर्वक इस रास्ते को पार किया है। हम ईरान के साथ हमारी लगातार बात चल रही है ताकि हमारे जहाज जो वहां पर हैं, जिनका जिक्र इन्होंने किया,
10 एक जहाज वहाँ हैं, उनको हम सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से अपने देश तक ला सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री यातायात मार्गों में से एक बना हुआ है। ऐसे में भारतीय पोत देश गरिमा की यह सफल यात्रा केवल तेल की सप्लाई नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाती है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। आपको एक बहुत अच्छी बेहतरीन रिपोर्ट के साथ छोड़े जाएंगे और देवभूमि उत्तराखंड की पावन वादियों में आज आस्था, भक्ति और अलौकिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बर्फ से ढकी चोटियां, मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के गगन भेदी जयकारों के बीच केदारपुरी शिवमय हो उठी। तो आप देखिए आस्था और आध्यात्म से सराबोर ये विशेष रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमालय की गोद में बसा करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री केदारनाथ धाम, जहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका शिवमय एहसास कराता है। 6 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरागत विधियों के साथ बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। सुबह 5 बजे शुरू हुई पूजा अर्चना की पावन प्रक्रिया और ठीक 8 बजे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले वैसे ही श्रद्धालुओं की आंखें नम और मन भाव विभोर हो उठा। गर्भगृह में मुख्य पुजारी और धर्माचार्यों ने विधिवत पूजा अर्चना की। कपाट खुलने के इस दिव्य क्षण का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु केदारपुरी में उमड़ पड़े। चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। सिख रेजिमेंट के बैंड की मधुर और भक्तिमय धुनों ने इस पावन अवसर को और भी अलौकिक बना दिया और जैसे ही आसमान से पुष्प वर्षा हुई वैसे ही श्रद्धालु भक्ति में डूबकर इस अद्भुत दृश्य को अपने हृदय में संजोते नजर आए। इस विशेष अवसर पर केदारनाथ धाम को 51 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पत्नी के साथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के चरणों में शीश नवाकर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा, केदारनाथ धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। मंदिर समिति के द्वारा अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया गया है और सामान्य से सामान्य लोग भी अब आसानी से बाबा के दर्शन कम समय में कर पाएंगे। लंबी कतार लगती थी और थोड़ा सा ये किया गया है कि सभी के दर्शन एक समान तरीके से आसानी से हो जाएं और अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में अभी तक दर्शन कर चुके हैं लोग। अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं और अब केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी गुरुवार को खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं